मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा। आज के इस वीडियो में पूरी मराठा एम्पायर के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मराठा एम्पायर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत से अंत तक मराठा एम्पायर की हर एक चीज आइए जानते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 to 17 सेंचुरी में नॉर्दर्न इंडिया मुगल एम्पायर के अंडर था। डेक्कन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एक्सेट्रा, जिसमें अलग अलग सल्तनत और निजाम रूल करते थे। ग्रुप ऑफ पीपल जो मराठी बोलते थे उन्हें मराठा बोलकर रिकॉग्नाइज किया जाता था। शुरुआत में ये मिलिट्री चीफ और मिलिट्री कमांडर के रूप में काम किया करते थे। मराठा में एक पॉपुलर क्लैन था, भोसले क्लैन। ये मेनली वेस्टर्न डेक्कन में कंसेंट्रेटेड था। दोस्तों, शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती भी है मालोजी भोसले से। उनके दादा परदादा पर भी मैं जा सकता हूं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव है नहीं, इसलिए मालोजी भोसले 1552 to 1605 मराठा चीफ थे, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत को सर्व किया। उनकी डेथ के बाद उनकी जो भी जागीर थी, पुणे और सूपे जागीर, वो उनके बेटे शाहजी भोसले को ट्रांसफर कर दी गई। यहां जागीर का मतलब होता है जो भी लैंड एरिया उनके अंडर कंट्रोल में आता था वो सब उनके बेटे को ट्रांसफर कर दिया गया। शाहजी भोसले 1594 to 1664 एक मिलिट्री लीडर थे, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत और बीजापुर सल्तनत को सर्व किया था। साथ ही अपनी लाइफ में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने मुगलों को भी सपोर्ट किया था। मैंने जो पढ़ा है वही मैं बताऊंगा। वहां रियल टाइम पे ना मैं प्रेजेंट था ना आप प्रेजेंट थे। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से शाहजी भोसले लुढ़कना लोटा था। जहां पावर का बोलबाला, वहीं शाहजी ने अपना मुंह डाला। डेक्कन पर अब मुगलों की नजर थी। अहमदनगर जो कि डेक्कन का हिस्सा था, जिस पर मलिक अंबर का रूल था, अहमदनगर पर मुगल और बीजापुर की संयुक्त सेना हमला कर देती है, जिसको मलिक अंबर और उनकी सेना का हिस्सा बनकर शाहजी भोसले हराते हैं। आपसी मतभेद के कारण शाहजी भोसले अहमदनगर का साथ छोड़ देते हैं और 1625 में बीजापुर से जाकर मिल जाते हैं। 1628 में मलिक अंबर के बेटे फतेह खान के अंडर में शाहजी अहमदनगर वापस लौट कर आते हैं। 1630 में आपसी राजनीति के चलते शाहजी के अपनों की हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण शाहजी मुगलों के पास चले गए। मुगलों ने जुन्नर और संगमनेर पर कब्जा करने के लिए शाहजी को भेजा और इन जिलों की जागीर भी तोहफे के रूप में उन्हें सौंप दी। 1632 में मलिक अंबर के बेटे फतेह खान, जो कि अहमदनगर को रूल करता था, मुगलों से गठबंधन कर लेता है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि पहले जो भी जागीर शाहजी को दी गई थी, अब इनाम स्वरूप बादशाह शाहजहां द्वारा फतेह खान को दे दी जाती है। बस फिर क्या, शाहजी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और बाद में बीजापुर लौट आए। बाद में मुगल बीजापुर संधि के चलते शाहजी को पुणे क्षेत्र में अपनी जागीर बनाए रखने की अनुमति दे दी गई, लेकिन वहां उन्हें रहने पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते उनकी जागीर उनके बेटे शिवाजी के अधीन कर दी गई, जो कि बहुत छोटे थे, जिसके कारण दादोजी कोंडदेव ने उस जागीर को संभाला और शाहजी बेंगलुरु में प्रस्थान कर गए। इसके बाद की शाहजी की जो भी लाइफ थी उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब मेन फ्रेम में आते हैं शाहजी भोसले के बेटे शिवाजी, जो आगे चलकर बने छत्रपति शिवाजी महाराज। 1646 में मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपनी ताकत से तोड़ना का फोर्ट कैप्चर कर लिया। उस समय डेक्कन बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और मुगल एम्पायर जैसे अलग अलग हिस्सों में विभाजित था। धीरे धीरे शिवाजी ने पुणे के आसपास के सभी किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को 1648 में कैद कर लिया जाता है, साथ ही मराठा सरदार द्वारा। बाद में 1649 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय के साथ शिवाजी ने अपनी सूझबूझ, समझदारी और ताकत से भोसले, सावंत, घोरपड़े, निबलांकर सभी मराठा क्लैन को अपने अंडर में ले लिया। बीजापुर के अलग अलग हिस्सों में शिवाजी द्वारा किए गए कारनामों के कारण बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड नाखुश थे। उन्होंने 1657 में अनुभवी जनरल अफजल खान को शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। 1659 में अफजल खान और शिवाजी दोनों ने अकेले मिलकर बैठकर समझौता करने का निर्णय लिया और प्रतापगढ़ के पास मिलने का तय किया। दोनों ने शांतिपूर्ण तरीके से मिलने का निर्णय किया, लेकिन शिवाजी को यह संदेह था कि कहीं अफजल खान उन्हें धोखा ना दे दे और उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। उस मुलाकात में क्या हुआ एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, सबके अपने अपने नैरेटिव हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली माना जाता है वो ये है कि अफजल खान ने शिवाजी को गले मिलने का कहकर उन पर हमला करना चाहा, परंतु अपने कवच के कारण शिवाजी बच गए।
साथ ही शिवाजी ने अपने हाथ में बाघ नग छुपाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल कर कर उन्होंने अफजल खान को मार डाला और उसके बाद अपनी छुपी हुई सेना को तोप चलाकर आदेश दिया और बीजापुर की सेना के सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। यही कहलाता है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। यूं ही अपने आसपास के किलों को, एरियाज को शिवाजी एकजुट करते रहे। 1657 तक शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे और मुगल सम्राट औरंगजेब को बीजापुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता करने की सलाह भी दी। बाद में बीजापुर से बेहतर प्रस्ताव प्राप्त करने पर उन्होंने मुगल दक्कन पर छापा मार दिया। इसके बाद 1657 से शिवाजी और मुगलों के बीच टकराव शुरू हो गया। फिर क्या था, मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खान को 1.5 लाख से अधिक सेना के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेज दिया। शुरुआत में तो शाइस्ता खान शिवाजी पर भारी पड़े, लेकिन 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान के शिविर में हमला किया और उसे हरा दिया। जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए शिवाजी ने 1664 में बंदरगाह शहर सूरत में एक मुगल व्यापार केंद्र को लूट लिया। इन सब से औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और नाखुश भी। उसने फिर राजपूत सेनापति जयसिंह फर्स्ट को शिवाजी को हराने के लिए भेज दिया। जयसिंह फर्स्ट शिवाजी पर भारी पड़े और शिवाजी को सरेंडर करना पड़ा, जिसके साथ 11 जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट द्वारा पुरंदर में एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले छोड़ने पड़े और मुगलों को मुआवजा भी देना पड़ा। जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग शिवाजी ने औरंगजेब से माफी भी मांगी, साथ ही अपने बेटे संभाजी को 5000 घोड़सवारों के साथ दक्कन में मुगलों के लिए लड़ने के लिए भेजने के लिए राजी भी होना पड़ा। जो भी शांति वार्ता हुई थी वह कुछ सालों तक तो चली, लेकिन 1670 में एक बार फिर शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ एक एग्रेसिव रिबेल कर दिया और 4 महीने में ही जो भी जगह मुगलों को सौंप दी गई थी उन्हें वापस ले लिया। 1674 में शिवाजी को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में मराठा साम्राज्य के राजा का ताज पहनाया गया और उन्होंने छत्रपति का टाइटल भी अडॉप्ट किया, जो कि एक राजा का टाइटल है। शिवाजी ने अपनी सूझबूझ ताकत से सभी आसपास के छोटे छोटे राज्य को एक किया और उन्हें हिंदू धर्म के रक्षक की भी उपाधि दी गई। शिवाजी के सक्सेसर कौन होंगे ये सोचने वाली बात थी। 1680 में संभाजी, जो कि उनके बेटे थे, उन्हें महिला बलात्कार के लिए कैद किया गया था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठी संस्कृति को बढ़ावा मिला, हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 8 मंत्रियों की परिषद बनाई गई थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल भी कहा गया, जिसमें पेशवा की उपाधि देश के प्रधानमंत्री को दी गई, जो कि सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। अमात्य या वित्त मंत्री की उपाधि सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था की देखरेख करने वाले को दी गई। ऐसे ही मंत्री, सचिव, न्यायाधीश, सेनापति, सुमंत जैसे अलग अलग पद भी बनाए गए और ये सभी अकाउंटेबल थे, कंट्रोल में थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सायरा बाई ने मंत्रियों के साथ मिलकर अपने सौतेले बेटे संभाजी की बजाय अपने सगे बेटे राजा राम को ताज पहनाने का निर्णय लिया। 21 अप्रैल 1680 में राजा राम को सिंहासन पर बिठा दिया गया, लेकिन संभाजी ने कमांडर की हत्या कर रायगढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया और खुद स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। दूसरे छत्रपति के रूप में उभर कर आए छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक मराठा एम्पायर को संभाला, अपने आसपास के किंगडम को एक्वायर किया। औरंगजेब भी लग चुका था डेक्कन को अपने अंडर में लेने के लिए, लेकिन उसे भी उन्होंने रोक कर रखा। 1689 में संभाजी ने संगमेश्वर में अपने कमांडरों को बुलाकर एक मीटिंग रखी। ये बात उन्हीं के एक सपोर्टर गानोजी ने औरंगजेब तक पहुंचा दी और फिर धोखे से संभाजी को मुगलों द्वारा कैप्चर कर लिया गया। बहुत से सोर्सेस से यह पता चलता है कि संभाजी को औरंगजेब द्वारा हद से ज्यादा बेकार तरीके से टॉर्चर किया गया और फाइनली उनकी डेथ हो गई। छत्रपति के पद को फिर से संभाजी के वही सौतेले भाई राजा राम ने संभाला, लेकिन कुछ खास नहीं संभाला। भागते भागते जीवन व्यतीत करना पड़ा और इन्होंने शांति प्रस्ताव भी औरंगजेब के सामने रखा, पर औरंगजेब ने वो भी ठुकरा दिया। 1700 में इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं राजा राम जी के पुत्र शिवाजी सेकंड। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ राज नहीं किया, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से रिहा कर दिया गया बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा, जो कि नए मुगल एम्परर थे। शाहू ने रिहा होते ही छत्रपति की कमान संभाली और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा प्रधानमंत्री सिलेक्ट किया और इस पॉइंट ऑफ टाइम से पेशवा शब्द को रिस्पेक्ट मिलना चालू हुई।
पहले भी मिलती थी, लेकिन पहले छत्रपति का बोलबाला ज्यादा था, अभी भी है। ये जो पेशवा थे वो अकाउंटेबल थे छत्रपति को ही। मुगल साम्राज्य भी अपने अंत की ओर बढ़ चुका था। औरंगजेब की डेथ के बाद उसमें भी इतनी जान नहीं बची थी, पेशवा का इरा चालू हो चुका था। 1713 में शाहू द्वारा अपॉइंट किए जाने के बाद बालाजी विश्वनाथ की पहली अचीवमेंट ट्रीटी ऑफ लोनावला थी, जो कि 1714 में साइन की गई थी। अलग अलग तरह के टैक्स जैसे कि चौथ और सरदेशमुखी लिए जाने लगे डेक्कन में मौजूद मुगल प्रोविंसेस से। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई और उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट बने दूसरे पेशवा। याद रखिए, राजा छत्रपति शाहू अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ है, बस उसके प्रधानमंत्री बदलते जा रहे हैं। मराठा किंगडम को पीक पर ले जाने में बाजीराव फर्स्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लैंड वाइज मराठा किंगडम 10 टाइम्स हो गया था बाजीराव फर्स्ट के अंडर। मुगल साम्राज्य खत्म ही हो चुका था। शायद यही कारण था कि मराठा साम्राज्य का जो ध्वज था लगभग पूरे भारत में लहराने लगा था। बाजीराव फर्स्ट ने निजाम को हरा दिया। बैटल ऑफ भोपाल भी उनके अंडर में मराठाओं द्वारा जीत लिया गया। 1714 में बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो गई और उनके बेटे बालाजी बाजीराव अगला पेशवा चुना गया। इन्होंने भी मराठा साम्राज्य की ग्रोथ में एक अलग रोल प्ले किया, लेकिन दूध का धुला कोई नहीं था, सबके अपने कर्मकांड थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनको हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली इन 1761। एक के बाद एक पेशवा बदलते गए। हर एम्पायर का अंत होता है, मराठा का भी हुआ। रीजन बहुत से थे, आपसी मतभेद, वीक सक्सेसर, लीडरशिप क्वालिटी ना होना एक्सेट्रा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 1782 में मराठाओं ने जीत हासिल करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ट्रीटी ऑफ सालबाई की गई, जिसमें 20 ईयर ऑफ पीस मेंटेन की गई। उसके बाद 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की गई मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें मराठाओं की तरफ से पेशवा बाजीराव सेकंड ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली। बस पावर्स का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया। 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स ने जीता और भी कई ट्रीटी साइन की गई और फाइनली 1817 में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के खत्म होने के बाद। ये एंड में मैंने बहुत ऊपर से बता दिया, सरफेस का, लेकिन बहुत से रूलर्स आए मराठा की तरफ से, मुगल साम्राज्य की तरफ से, जिन्होंने स्ट्रगल करे अपने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने बताया। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें रह भी गई हैं जो कि ऑब्वियसली है कि एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको हिस्ट्री को जानना है, हिस्ट्री को आपको पढ़ना चाहते हैं, आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज बुक्स को रेफर करिए। यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर वीडियो देखिए, नॉलेज वहां से भी गेन करिए। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री को रियलिटी में जानना है तो अलग अलग बुक्स, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको रियल हिस्ट्री को जानने के लिए, सच को जानने के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखकर या फिर कोई मूवी को देखकर अपना नैरेटिव सेट मत करिए। आधा अधूरा ज्ञान सुनकर अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्रिएट मत करिए। देखो, मैंने वो बताया जो मैंने पढ़ा, ना तुम उस टाइम पे प्रेजेंट थे ना मैं प्रेजेंट था। आज से 200, 300, 400 साल पहले कोई प्रेजेंट नहीं था हम में से। हमें उन्हीं चीजों पर रिलाई करना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंटेड है अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। स्टार्ट से लेकर अब तक मैंने जो भी बताया वो वही बताया जो मैंने पढ़ा। किसी भी बात को मैंने बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला है। आज के टाइम में बहुत जगह क्या होता है, लोग जो हिस्ट्री पर बेस्ड टॉपिक्स पर बेस्ड मूवीज देखते हैं, उन्हें देखकर अपना नैरेटिव सेट कर लेते हैं। अभी वो छावा मूवी आई तो उस पर भी कंट्रोवर्सी चालू हो गई, कुछ उसके फेवर में, कुछ उसके अगेंस्ट में। मैंने मूवी देखी, बहुत सी चीजें उसमें बताई नहीं गई, और नहीं बताई गई तो मैं मूवी बनाने वालों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। उनका काम ही है भाई एंटरटेनमेंट करना। मैंने जो पढ़ा उसमें तो संभाजी ने बलात्कार भी किया, अपने सौतेली मां को कैद भी किया, पर ऐसा कुछ भी उस मूवी में नहीं बताया गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप उस मूवी को देखने के बाद उन्हें अपने आइडल मान ले। वो मूवी है, उसका काम है एंटरटेनमेंट करना। बस जाओ, देखो, एंटरटेनमेंट लो, कुछ नॉलेज मिल रही है तो वो ले लो, बात खत्म। अब उस मूवी पर कंट्रोवर्सी करना बहुत छोटी बात है भाई, वो एक हिस्ट्री का इवेंट था। आज के टाइम पर उस पे केके कूकू करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अपने कुछ करने से, कंट्रोवर्सी करने से, लड़ने झगड़ने से या उसके फेवर अगेंस्ट में बोलने से वो हिस्ट्री का इवेंट चेंज नहीं होने वाला। मूवीज को मूवीज की तरह लो, सिंपल। जो चीज उसमें दिखाई गई है उसे देखो, एंटरटेनमेंट लो। और अगर सच्चाई जाननी है तो पहली बात तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भी दिखाया गया है वो सब झूठ है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए बुक्स को रेफर करो। इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल हैं, उन्हें पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ने के लिए और जानने के लिए
बुक्स को पढ़ो, एंटरटेन होने के लिए मूवी देखो। मूवी है उनका एक लौता पर्सपेक्टिव होता है एंटरटेन करना, और कुछ कुछ मूवी का नॉलेज देना भी होता है, लेकिन मोस्टली मूवीज का रहता है कि एंटरटेनमेंट करना, उन्हें अपनी टिकट्स बेचनी है। अब जब तक वो चीजें एग्जेजरेट कर कर बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाएंगे तो मूवी में मजा कहां से लाएंगे, ऑडियंस को अट्रैक्ट कहां से करेंगे। और वो चीज काफी हद तक सही भी है, वो उनका प्रोफेशन है, उनका पर्सपेक्टिव ही है एंटरटेन करना, तो उनसे कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन आप तो समझदार बनो, आप सभी प्लीज कभी भी किसी मूवी से अपना नैरेटिव सेट मत करिए। अगर किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर, किसी प्रेजेंट टॉपिक पर या किसी भी चीज पर कोई मूवी बनाई जाती है तो उस मूवी को देखो, उसमें जो भी बताया गया है उसे सुनो, समझो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपनी थॉट प्रोसेसिंग चेंज मत करो। और अगर आपको वैसा करना है तो उस टॉपिक पर, जिस भी टॉपिक पर वो मूवी बेस्ड है, तो उस टॉपिक पर अलग से जाकर वेबसाइट से, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग आर्टिकल से पहले पढ़ो, उसके बाद अपना नैरेटिव सेट करें। हिस्ट्री पढ़ने का पर्सपेक्टिव, पहली बात तो कभी नैरेटिव सेट करवाना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम पर प्रेजेंट थे ही नहीं। हिस्ट्री को हमेशा आपको ऐसे लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई इवेंट हुआ था, अब उस इवेंट के चक्कर में आपको अपने इमोशंस को अप डाउन बिल्कुल नहीं करना, वो गलत है। सिर्फ नॉलेज लेने के लिए हिस्ट्री को पढ़िए। उस टाइम पर लड़ाई झगड़ा वॉर कर ही चीजें सॉर्ट की जाती थी। अब उन चीजों को देखकर सुनकर आप इन्फ्लुएंस होंगे आज के समय में, तो वो बेवकूफी है। सो प्लीज हिस्ट्री पढ़ो, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर जो भी मूवीज हैं वो देखो, एंजॉय करो, एंटरटेन हो, लेकिन उन सब चीजों से अपने सेंटीमेंट जोड़कर इन्फ्लुएंस मत हो। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहो और साथ में बनो होशियार।